आ जाएं, जल्दी जल्दी आए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, जब आखिरी लेक्चर लिया था उसमें हमने थोड़ा सा हाइपरलिंक्स को डिस्कस किया था। मुकम्मल तो नहीं किया था, सिर्फ मैं क्या, टैग यूज किया था कि नहीं किया था हम लोगों ने? नहीं किया था। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी, ऐसे ही है ना? मैंने कुछ बताए थे, लिंक्स की टाइप्स बताई थी कि दो तरह के लिंक्स होते हैं। जी जरा बताएंगे मुझे। इनबाउंड लिंक्स होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स। सबको बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। मैंने बिल्कुल वैसे भी डॉक्यूमेंट के लिए जो लोग हैं, किसी और की वेबसाइट पर, किसी और की वेबसाइट पर हमारा लिंक पड़ा। अभी तो एक बोला हैं, अभी ये नहीं कहा आउटबाउंडिंग क्या होता है, आप बताएं डॉक्टर। देखा आउटबाउंड ये इससे आप जाते ये समझ में नहीं आ रहा एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल से मुराद क्या है? तो क्या बताना चाहते की वेबसाइट पर लिंक लगाओ, हमारी वेबसाइट ऐसे हम बोलते हैं। हमारी वेबसाइट पे दूसरा लिंक हो, दूसरा लिंक हो वो आउटबाउंड लिंक, वो आउटबाउंड होता है। लेकिन दोनों ही एक्सटर्नल लिंक है।
इधर जाएंगे तो वो भी बाइक वाला लिंक है, इधर से जा रही है तो भी बाइक आ रही है। एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट तो दोनों के पास है। एक्सटर्नल और इंटरनल का कॉन्सेप्ट ये था कि इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो विद इन वेबसाइट मूव करते हैं, यानी आपके एक पेज से आप ही के दूसरे पेज पर चले गए, आप ही के दूसरे पेज से इवन अगर आपका फेसबुक है तो आपका इंटरनल लिंक नहीं है, वो भी एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्सटर्नल है। मेटा तो अलग प्लेटफॉर्म है ना, वेबसाइट अलग प्लेटफॉर्म है, वो तो एक्सटर्नल नहीं आएगा, इंटरनल में नहीं आएगा। जगह नहीं है, वन टू बैठना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट को आपने घर से ठीक करके आना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूसरे जगह मैं ठीक कर रहा हूँ, या अगर मैं चौथे दिन एक्सरसाइज कराऊंगा और नहीं होगी फिर गड़बड़। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लिखा था ना कि क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक से क्या मुराद है। अब ये बॉयज वाली साइड पे आ गया हूँ मैं, मेरे सवाल का जवाब देना है, वो नहीं देना जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने कहा एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक क्या होता है, बस इतना डिफाइन करना है कि व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक एंड व्हाट इज इंटरनल लिंक। वॉइस वॉइस एक्सटर्नल लिंक्स वो होते हैं जो साइट किसी और की वेबसाइट पे आप लिंक लगाते हैं जो वहां से आपको आपकी वेबसाइट पे लेके आते हैं यूजर को। तो मैं मेरी वेबसाइट पे जो दूसरों की वेबसाइट पे लिंक लगे हुए हैं लिंक्स होते हैं वो इंटरनल लिंक्स होते हैं। जी आप बताएं। अपनी वेबसाइट की एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे नहीं, जाने एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल लिंक का मतलब, एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ, बाहर ऐसे लिंक्स जो बाहर एसोसिएट होते हैं किसी भी तरीके से। मैं क्या किसी भी तरीके से भाई, अगर दूसरे की वेबसाइट से लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो ये भी बाहर वाला है, अगर हमारी वेबसाइट से लोग दूसरों की वेबसाइट पर जा रहे हैं वो भी बाहर वाला ही हुआ ना। तो फिर इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं, बॉयज। अब पीछे से ना, पीछे से आप बताइए। जी मैं, नहीं एक मिनट भाई रुक जाओ यार, क्या होता नहीं, आप मेरे सुन क्यों रहे हैं यार, आपने परसों क्लास ली है ना, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं, अगर समझ में नहीं आती तो बोलना है यार, इस तरह नहीं। फिर इस तरह क्या होता है कि मैं एक दिन पढ़ाता हूँ 4 दिन उसे एक्सरसाइज करवाता हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो फिर गड़बड़ होगी। ये तो सही बात नहीं है। आज क्या पूछा गया था, इन्होंने इतना अच्छा बात किया, मुझे भूल ही गया मैंने पूछा क्या था आखिर में, क्या पूछा मैंने सर। हाँ इंटरनल, आखिरी सवाल मेरा ये था कि इंटरनल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक आप बताएं, तो बड़ी ऐसी मैंने पूछ लिया यार, आदतन पूछ लिया, पूछने की आदत है वैसे तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं पूछी मैंने। हाँ जी, अपनी ही वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स होते हैं, अपनी ही वेबसाइट के अंदर वाले जो लिंक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक्स बोलते हैं। ये विकिपीडिया कौन ले आया बीच में भाई, वो कैसे आ गया। नहीं मैं इंटरनल इंटरनल खेल रहा हूँ ना यार इस टाइम तो, एक्सटर्नल का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ है। अब पता लगे इंटरनल और कौन सा होता है, एक्सटर्नल कौन सा होता है। अब अगर मैं फिर दोबारा से पूछूंगा इनबाउंड कौन सा होता है, इनबाउंड लिंक कौन से वाला होता है, जो आपकी किसी दूसरी वेबसाइट पर आपका जब लिंक पोस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं इनबाउंड लिंक। इसी को बैकलिंक भी बोलते हैं, मैं क्या इसी को ही बैकलिंक बोलते हैं। और आउटबाउंड लिंक कौन सा होता है, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरे का लिंक हो सकता है, वो हमारा सोशल मीडिया अपना भी हो सकता है, वो हमारी ही कोई कंसर्न वेबसाइट भी हो सकती है और वो कोई दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है। तो ऐसे लिंक को हम क्या बोलते हैं, आउटबाउंड लिंक्स। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लगाने हैं। गूगल हमें यह कहता है कि आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे रियल लाइफ में हम लोग आइसोलेटेड नहीं होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में ग्रुप्स हैं, और भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं। समटाइम्स आप फिजिकल कम्युनिटी डेवलप कर रहे होते हैं, समटाइम आप वर्चुअल कम्युनिटी डेवलप कर रहे होते हैं। वर्चुअल कम्युनिटी का मतलब ये प्लेटफॉर्म्स हैं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हो गए तो ये वर्चुअल कम्युनिटी है आपकी। फिजिकल कम्युनिटी आपके रिश्तेदार हैं और आपके नेबर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो गूगल भी हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके साथ भी कुछ लोग अटैच होने चाहिए,
इसीलिए ये दो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स, और गूगल हमें ये कहता है कि अच्छी एंगेजमेंट हो डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, कि कितना कंटेंट आपने लिखा हुआ है। सो एक अच्छी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर 100 लिंक्स होते हैं। अगर सब लोग इस वक्त इधर नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, फिर मुझे ऐसा लगेगा आधे लोगों को समझ आ रहा है और आधों को नहीं। सो स्क्रीन पे अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं कोई स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा हूं। जब मैं कहूंगा स्क्रीन देखनी है तो स्क्रीन देखनी है, ठीक है। क्योंकि आपको इस तरह पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकेंगे। और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जहां से क्लियर नहीं होता, पहली कोशिश पूरी करनी है, हो जहां से क्लियर नहीं होता उसी पॉइंट को रेज करना है कि इसे आप एक्सप्लेन करें। क्योंकि अगर हम अगले दिनों पे बात लेकर जाएंगे तो चीजें प्रोलॉन्ग होंगी, हम फिर वही बातें बार बार रिपीट करते रहेंगे। सो आपको अभी सीखते सीखते ही डिसाइड करना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइट तंग कर रही थी शायद किसी को, ये लाइट बंद कर दें। लाइट्स बंद करें, जितनी बंद होती हैं हम देख लेते हैं। ये फैन ऑन कर लो जरा, कोई थोड़ा सा, जो जो फैन ऑन होता है ना उसको करो। एक मिनट, पीछे से बटन ऑन कीजिएगा, इसे ना ऑन कीजिएगा, इसकी तो साउंड है। बाकी ऑन कर दें, करके देख लें। चलो ठीक है, हाँ बस सही हो गया। हाँ जी, लाइट्स भी जरा, ये तो ऑफ हो गई ना। ये भी लाइट ऑफ कर दूं? नहीं ये वाली नहीं, पीछे वाली बोलो ना यार, तुमसे करो ये वाली, पीछे वाली लाइट ऑफ करें। ये जो पीछे आप ही के पास है मेरा ख्याल है, ये जो लेफ्ट साइड पे बटन है ना, यहाँ देखो, हाँ देखा ना, चिराग के लिए अंधेरा इसी को बोलते हैं यार। चलो कुछ ज्यादा ही अंधेरा नहीं कर लिया हमने यार? हाँ, ज्यादा हो गया ना, लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा ना इस वजह से। चलो ठीक है, करते हैं गुजारा, कोई बात जी। एक वेबसाइट के ऊपर 100 लिंक्स होने जरूरी हैं। अब हम जब ये कहते हैं ना ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने वेबसाइट डेवलप की हुई है इसमें ये चीजें मिसिंग हैं। तो जब हमारे पास वेबसाइट आएगी एसईओ के लिए, तो हम ये सारी चीजों को उसके ऊपर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि एक वेबसाइट पे, अब देखें लिंक्स तो बड़े होते हैं वेबसाइट पे ऑलरेडी। भाई क्या होता है, आप किसी की मेन्यू बार देखो तो वो भी तो लिंक्स होते हैं, आप उनकी सोशल लिंक्स बने होते हैं, नीचे फुटर में चले जाएं और भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं। इन सारे लिंक्स को मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि किसी एक वेबसाइट में जिसमें अच्छा कंटेंट हो, एवरेज कंटेंट हो, उसके ऊपर 100 लिंक्स जरूर होने चाहिए। और ये लिंक मुश्तमिल होने चाहिए इनबाउंड लिंक्स के, इनबाउंड क्या, आउटबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर और इंटरनल लिंक्स के ऊपर। आउटबाउंड का मतलब क्या हुआ, जो बाहर जा रहा है, और इंटरनल का मतलब क्या हुआ, जो विद इन वेबसाइट आ रहा है। आउटबाउंड का मतलब यह है कि भैया आपका फेसबुक पेज भी है, आप उस पर रोजाना अपने बिजनेस की अपडेट देते हैं, रोजाना वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ही कंटेंट में टॉपिक के ऊपर लिंक कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज को, ताकि जब भी कोई बंदा वहां पे क्लिक करे तो उसे फ्रेश अपडेट मिल जाए कि भाई इस वक्त इनकी बिजनेस में क्या नई चीज आई है, ठीक है। तो ये वाला जो लिंक हुआ, ये कौन सा लिंक हुआ भाई, जो कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर ही किसी टॉपिक पे क्लिक करेगा और चला जाएगा मेरे ही फेसबुक पेज के ऊपर, ये इंटरनल लिंक होगा। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। वो मौलवी साहब कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह तो कहो, तो ये तो फिर सुभान अल्लाह कहने वाली बात हुई ना। इंटरनल कैसे हो गया भाई, वो जा कहां से रहा है, आपकी वेबसाइट से। कहां पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है यार। मेटा आपका प्लेटफॉर्म तो नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट है, मेटा आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, ये लिंक क्या हुआ, पहले यार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल हुआ नंबर वन। अच्छा, उसके बाद आपकी वेबसाइट से डाटा जा रहा है कहीं पर, किसी दूसरी जगह पर, तो इसको हम और क्या बोलेंगे, एक और टाइप भी है ना इसकी, आउटबाउंड लिंक भी होगा, आउटबाउंड लिंक भी होगा। मेटा के ऊपर आपने एक पोस्ट लगाई, यानी अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगाई, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, किसी ने क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट पे आ गया। यहाँ कॉल टू एक्शन लगा हुआ था, शॉप नो, आपने उस पर क्लिक, किसी ने भी क्लिक किया फेसबुक यूज करते हुए, तो वो आपकी वेबसाइट पर आ गया। ये किस तरह का लिंक है, ये किस तरह का लिंक है भाई? इनबाउंड लिंक है, नहीं इंटरनल तो है ही नहीं ना, हम तो फेसबुक पेज पर है। पहली बात समझे, इंटरनल है क्या, ये इंटरनल ये है जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये सब इंटरनल है। जो दूसरी क्लासरूम में है
वो एक्सटर्नल है। ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम ये कह रहे हैं कि जो बंदा उस क्लासरूम में बैठकर कोई लिंक क्रिएट करे और वो लिंक उसे यहां ले आए, ये कौन सा लिंक है? ये आउटबाउंड लिंक है। सिंपल सी बात है, जिसको हम बैकलिंक भी बोल रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहां बैठकर कोई लिंक बनाएं और बंदा उस क्लासरूम में चला जाए, तो ये कौन सा लिंक है? ये इनबाउंड लिंक है, यानी हमारी कमरे से कोई दूसरे कमरे में जा रहा है, किसी दूसरे के कमरे से कोई हमारे कमरे में आ रहा है, इनबाउंड। आउटबाउंड, किसी दूसरे के कमरे से, हाँ जी भाई, किसी दूसरे के कमरे से आपके कमरे में जब कोई आ रहा है तो वो कौन सा हुआ? नहीं नहीं, इन बाहर से अंदर को आ रहा है जो, वो कौन सा है? इन हो रहा है ना यार, इन को देख लो ना, एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है। यहां से जो दूसरी जगह पर जा रहा है वो कौन सा है? वो आउटबाउंड लिंक है। ठीक है। अच्छा, अब हम यूं कहते हैं कि मेरे होम पेज से मेरे ही कोर्सेज पर जा रहा है। पहले तो इन दोनों को डिफाइन करो। मैं इन इनबाउंड और आउटबाउंड में से निकाल लो कि ये कौन से वाला है। मैं क्या इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? ये आउट हो रहा है ना यार, यहां से निकल के कहीं और जा रहा है। ठीक है। मेरे ही अभी रुक जाओ ना जरा, मैंने कहा अपनी ही वेबसाइट पर है, लेकिन आउट तो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कर रहे हैं ना। मैं कहा एक जगह से तो दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो ये कौन से वाला हुआ? आउटबाउंड हुआ। अब अगर मैं ये कहूं कि जो बंदा अपने ही पेजेस में मूव करने लगा हुआ है, वो इंटरनल लिंक है कि एक्सटर्नल लिंक है? वो इंटरनल है। और अगर मैं ये कहूं कि कोई भी बंदा दूसरों की वेबसाइट से हमारे पास आ रहा है या हमारी वेबसाइट से दूसरों के पास जा रहा है, तो वो कौन से वाला लिंक है? नहीं, अब आउटबाउंड इंटरनल और एक्सटर्नल को पहले समझ लो बीच में। मैं क्या इंटरनल और एक्सटर्नल को भी समझो और इनबाउंड आउटबाउंड को भी समझो। मतलब जो आपके वेबसाइट के अंदर लिंक्स बने होंगे, जितने भी वेबसाइट के अंदर सिर्फ, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? इंटरनल। जो आपकी वेबसाइट से बाहर बने होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल। अब हम टेक्निकल बात पे आए, मैं क्या अब टेक्निकल पॉइंट पे आ रहे हैं। टेक्निकली ने क्या कॉल कर रहे हैं? इनबाउंड और। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी बंदा फेसबुक पेज से हमारी वेबसाइट पर आता है, वो फेसबुक पेज हमारा भी है या किसी और का भी हो सकता है भाई? वो कैसा लिंक है? वो इन हो रहा है ना यार, वो बाहर से इन हो गया। हम अब इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हुआ आपको, अब उसको बीच में रहने दें। समझ में आ गया कि भाई जो अंदर मूवमेंट होगी वो इंटरनल है, जो बाहर मूवमेंट होगी वो एक्सटर्नल है। लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं, टेक्निकली समझ रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे की वेबसाइट से जो हमारे पास आता है वो हमारी वेबसाइट पर इन होता है, और जो हमारी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाता है तो हमारी वेबसाइट से आउट होता है। भाई ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल भी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? एक्सटर्नल तो कहलाएंगे ना, बाहर की तरफ जो लिंक जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरों की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो इन हो रहा है, और हमारी वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट पर जा रहा है तो वो हाँ जी, अब सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये तो नहीं मैं किसी से पूछूंगा तो उसने कह रहे हैं हाँ जी क्या पूछा आपने सर। हाँ, समझ में आ गया सबको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहला क्या हमने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तो सादी सी बात है कि भाई जो इंटरनल होगा, विद इन होगा, वो इंटरनल है। जो विद इन होगा जैसा मर्जी हो, जो भी विद इन होगा वो इंटरनल है, और जो आउटसाइड होगा वो एक्सटर्नल है। फिर हमने कहा कि अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल में दो टाइप्स निकल आई ना। एक्सटर्नल में दो निकल आई ना, इनबाउंड वाली भी और आउटबाउंड वाली भी। दूसरों की साइड से भी आप आ रहे हो, अपनी वेबसाइट से भी जा रहे हो, दोनों सूरतों में ही बाहर जा रहे हैं। एक बाहर जा रहा है, एक बाहर से आ रहा है। एक्सटर्नल तो है ही है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है वो इनबाउंड भी है, और जो अंदर से बाहर जा रहा है वो आउटबाउंड। क्लियर हो गया सबको? चलेंगे अब आगे चलते हैं। अभी हमने ये भी कह दिया कि किसी भी वेबसाइट को जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस पर सफिशिएंट लिंक्स की तादाद है कि नहीं है। ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मैं ये कह दूं कि भाई इस पे 100 ही बना दो। हाँ, डिपेंड्स ऑन कंटेंट। और आपकी वेबसाइट विकीपीडिया की वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना लग रहा हो कि आपकी वेबसाइट लिंक्स वाली वेबसाइट है। भाई आपकी वेबसाइट कंटेंट ओरिएंटेड वेबसाइट होनी चाहिए, मतलब उतनी भरमार नहीं करनी लिंक्स की। थोड़ा कंटेंट है तो थोड़े लिंक्स भी चलेंगे, ज्यादा कंटेंट है तो ज्यादा लिंक्स चलेंगे। अब लिंक्स लिंक्स हो गया मेरा ख्याल है काफी ज्यादा, है ना? अब आप कुछ बता सकते हैं मुझे? बताइए। मैं अगर नहीं नहीं ऐसे खड़े किसी हो ना, खड़ा मैं ही होऊंगा सिर्फ, ठीक है? ये सजा मुझे मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिली। आप मुझे ये बताएंगे अब आपको क्या समझ में आया, इनबाउंड कैसा लिंक होता है?
ऐसे डेटा आप गुड हो गया। यानी जो दूसरों की वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक हो और वो आ जाए हमारी वेबसाइट पर, उसे हम इन बोलेंगे, इनबाउंड बोलेंगे। अब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि मेरी वेबसाइट का कंटेंट कोई रीड कर रहा है और रीड करते करते एक कीवर्ड के ऊपर हाइपरलिंक बना हुआ है, और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चला जाता है, कैसा लिंक है ये? किस तरह का, इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? इनबाउंड है। ये आउट, ये देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी वेबसाइट को रीड कर रहा था, रीड करते करते एक लिंक आया, और जैसे ही पहले वो मेरी वेबसाइट को रीड कर रहा था, जैसे उसने उस लिंक पे क्लिक किया तो कहां चला गया? हमारे इंस्टाग्राम पर चला गया। क्या हमारा इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट है? नहीं है, वो तो मेटा का प्लेटफॉर्म है। तो आउट हो गया ना लिंक, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? आउटबाउंड लिंक। अब अब मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा फेसबुक से हमारी वेबसाइट पर आए या हमारी वेबसाइट से कोई फेसबुक पर चला जाए, जनरली हम इसको क्या बोलेंगे? जनरली इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल के एक्सटर्नल? दोनों सूरतों में ही ये एक्सटर्नल है, क्योंकि एक सूरत में एक्सटर्नल मूव हो रही है, एक सूरत में मूव होकर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, पर वो भी बाहर से ही आ रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमने ये बातें तो समझ ली कि क्या चीज है, अब तो ये देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। हाँ, सबसे पहले तो इसके लिए आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट का जो मेजर वीक पॉइंट है वो है टैग आइडेंटिफिकेशन। मैं जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सारे नहीं है, तो उनको टैग नहीं समझ में आता कि क्या है भाई। तो हाइपरलिंक जब हमने लगाना है तो उसके लिए जो टैग होगा उसका नाम है ए। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एंकर। एक और प्रॉब्लम है कि आप स्पेलिंग गलत करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो ये ऐसा कर रहे हैं ना, वो इस चीज को पकड़ लेंगे भाई, जब भी कोई गलती होगी तो सबसे पहले मैं स्पेलिंग चेक करूंगा कि कहीं मेरे स्पेलिंग तो गलत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कहीं नोट डाउन किया होगा तो आप क्रॉस कंपैरिजन तो कर सकते हैं। वैसे तो हम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए भी अगर हम लोग टाइटल के स्पेलिंग गलत लिखेंगे फिर तो गड़बड़ होगी ना भाई। वो तो खुद ही टी लिखोगे तो खुद ही बता देगा भाई टाइटल है, टाइटल के दो स्पेलिंग तो देगा ही नहीं, वो एक ही देगा आपको। ठीक है, सो इट इज द मैटर ऑफ कॉमन सेंस। सो अब हमें पता लग गया जी एंकर लगाने के लिए कौन सा टैग है, ए का टैग है। ठीक हो गया, ए स्टैंड्स फॉर एंकर। भाई अब ये ए स्टैंड्स फॉर मैं आगे से उधर जाके नहीं पूछ सकता, ये ना हो एक दिन के बाद ये गड़बड़ हो। हाँ, एंकर का एब्रीविएशन है ये। ठीक है, अब पहले मैं इसका सिंटेक्स बताने लगा हूं, फिर मैं इसका डेमो करूंगा। ठीक है, मतलब पहले मैं इसका सिंटेक्स बता रहा हूं कि ये जो टैग है इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, उनको समझाने लगा हूं मैं। ए स्पेस जी, पहला एट्रीब्यूट एचएफ इक्वल्स टू। एचएफ से तो मेरा ख्याल आप वाकिफ ही हैं। इसको, इसकी मुलाकात हमारी किस टैग में हुई थी पहले? पहले हमारी लिंक के टैग में हुई थी, पहले हमारी इससे मुलाकात लिंक के टैग में हुई हुई है। एच रेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। भाई इसके स्पेलिंग भी कई लोग गलत लिखते हैं। हाँ, अब इसके स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ये तो इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल सा वर्ड भी नहीं है। सिंटेक्स के तौर पर इसको याद रखेंगे तो आप इसको स्पेल गलत नहीं करेंगे। अगर HREF का लेफ्ट राइट हो गया तो एच रेफ ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि रॉन्ग एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट रॉन्ग हो गया तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लें। ठीक है, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। सो एचएफ लिख दिया हमने। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आएगा? अब यहां पर मैं एक टर्म इस्तेमाल करने जा रहा हूं, यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है कि भैया इसका एड्रेस है। अब ये वाला एड्रेस जो है ये फाइल नेम भी हो सकता है, और ये वाला एड्रेस कोई वेबसाइट अलग है, क्योंकि जब हम इंटरनल की बात कर रहे होंगे तो वो तो उसी के अंदर ही फाइल होगी ना। तो जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो फिर दूसरी वेबसाइट होगी, फिर फाइल तो नहीं होगी, फिर दूसरी वेबसाइट होगी। इसलिए हम इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है भाई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जियो.tv तो ये एक यूआरएल है। google.com तो ये एक यूआरएल है। मतलब जो भी किसी वेबसाइट को कॉल करने का तरीका है दैट इज यूआरएल, या उसके पेज पर जाने का तरीका है वो उसका यूआरएल है। ठीक है, तो दूसरा एट्रीब्यूट क्या हो गया, पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया जी? href। पता लग गया कि एंकर के टैग में बता क्या रहे हैं कि भाई लिंक बना रहे हैं ना, तो लिंक बताने के लिए बताना तो पड़ेगा ये वाला लिंक। तो ये यूआरएल का मतलब है कि ये वाला लिंक भाई, इस पे जाना है तुमने। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट आ गया इसका, टारगेट। ये नहीं था किसी में पहले भाई, ये नया है। टारगेट का मतलब क्या हुआ? सबको पता है टारगेट का क्या मतलब है। मतलब अगर मैं किसी बंदे से बार बार एक ही बात पूछना शुरू कर दूं तो वो कहता है सर आप मुझे टारगेट करना शुरू हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लिंक खुलेगा वो किस विंडो में खुलने वाला है। आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा कहां पर? हम ये कह रहे हैं हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा कहां पर? इस हाइपरलिंक ने ओपन होना है ना, कहां पर होना है? तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी रियल एक्सपीरियंस होगा, सबका होगा। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एक तरह से तो सारे लिंक्स नहीं खुलते कि एक ही तरह से खुलते हैं हमेशा। कौन से दो बिहेवियर्स होते हैं जरा जल्दी से बता दें। कौन से दो बिहेवियर्स होते हैं लिंक्स खुलने के? मतलब आपने एक वेबसाइट खोली, क्लिक किया तो एक लिंक खुल गया। कैसे खुला? उसी पेज पे खुला कि नए पेज पे खुला? नए पेज पे खुला, नए टैब पे खुला। और अगर मेन्यू के किसी दूसरी बार को क्लिक किया तो वो भी नए पेज पे खुलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बिहेवियर्स हो गए ना हमारे लिए। समटाइम्स नए टैब पे खुलता है, समटाइम न्यू विंडो में खुलता है, उसको भी हम टैब ही कह लेते हैं, ठीक है। और सम टाइम उसी पेज पे खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टारगेट विंडोज हमारे पास दो आ गई। एक तो हम कह लेंगे कि भी सेम पेज, और एक को हम कहेंगे न्यू पेज, मगर यहां पर ऐसे नहीं कहेंगे, यहां पर ऐसे कहेंगे। इसका मतलब है न्यू पेज। इसका मतलब है न्यू पेज। यानी अगर आप लिंक में ये बताओगे कि टारगेट आपका ब्लैंक है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? अंडरस्कोर ब्लैंक। भाई कीबोर्ड के ऊपर जैसे आइफन होता है उसी के साथ एक और की है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। हाँ, हाइफन तो वैसे ही दबाते हैं ना तो आ जाता है कीबोर्ड से। तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये नीचे वाला डैश नजर आएगा, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। इस कैरेक्टर का नाम अंडरस्कोर है। भाई ये एसईओ की कोई टर्म नहीं है, ये कीबोर्ड का एक सिंबल है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज कर रहे होंगे तो इसे अंडरस्कोर ही कहेंगे, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का सिंबल है, ये जो हाइफन की तरह का है मगर ऊपर नहीं है, लाइन से नीचे आ रहा है, तो इसे अंडरस्कोर बोलते हैं। तो एक तो एट्रीब्यूट हो गया अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं क्लिक करूं तो न्यू टैब में लिंक को ओपन करो। एक बिहेवियर ये है। दो बिहेवियर हैं इसलिए मैं स्लैश करके लिख रहा हूं। मतलब क्या हुआ? एक वक्त में दो तो नहीं आएंगे, एक वक्त में तो एक ही बिहेवियर होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं जी, अगला बिहेवियर क्या लिखा मैंने? पेरेंट। पेरेंट का मतलब क्या हुआ? पेरेंट का मतलब हुआ सेम पेज, ठीक है। पेरेंट का मतलब क्या हुआ? सेम पेज। मतलब क्या हुआ? किसी बंदे ने लिंक क्लिक किया तो वही वाला पेज रिप्लेस हो गया और उस पर नया लिंक खुल गया। तो इस बिहेवियर को हम बोलेंगे पेरेंट। अब हम क्या चाहते हैं कि जब लिंक खुले तो न्यू पेज पर खुले कि उसी पेज पर खुले, ये हम बताएंगे कि भाई हमें ब्लैंक चाहिए कि हमें पेरेंट चाहिए। इसका मतलब दोनों नहीं चाहिए, ये मैंने दोनों सिंटेक्स में लिखे हैं भाई। प्रैक्टिस करते हुए नहीं लिखना, प्रैक्टिस करते हुए यहां ब्लैंक लिखेंगे या पेरेंट लिखेंगे, दोनों में से कोई एक। दोनों में कॉमन चीज क्या है भला? दोनों एक्सप्रेशन लिखने में कुछ कॉमन है, अंडरस्कोर। दोनों को ही अंडरस्कोर के साथ आपने लिख देना है। ले जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसकी साइंस क्या है? ये क्यों है इसकी जरूरत भाई हमें? ये एसईओ के पॉइंट से इसका क्या कॉन्सेप्ट है? एसईओ के पॉइंट से इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आया तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है ना, सेगमेंट्स हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल है। अगर कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आए, बहुत सारे बंदे हमारी वेबसाइट पर आए रोजाना, और आते ही 5 सेकंड के अंदर क्विट करके चले जाएं, तो मेरा ख्याल है क्या डिसाइड करेंगे हम? क्या लगेगा हमें? हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई। कोई भी हमारी वेबसाइट पर आए, मिनट गुजारे, 2 मिनट गुजारे, 3 मिनट गुजारे, फिर पेजेस पे मूव करे, तो हम कहेंगे कि हमारी वेबसाइट ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके लिए कंफर्टेबल है तभी तो इतना टाइम गुजार रहा है ना भाई। लेकिन अगर वो आते ही चला जाए तो इसको तो हम कहेंगे कि वो हमारी वेबसाइट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो कोई और वेबसाइट अब खोलने वाला है। अब इस तरह करके हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो गूगल हमारे टाइम को नोट कर रहा है कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आए तो अगर तो एकदम आया और आते ही उसने लिंक पे क्लिक किया तो पेज तो रिप्लेस हो गया, वेबसाइट का तो टाइम काउंट हो गया, मगर उस पेज का टाइम काउंट नहीं हुआ। तो हमने कहा जब भी कोई हमारी वेबसाइट पर आए, देखिए दो टाइम है ना, एक पूरी वेबसाइट का काउंटर है कि एक बंदा आया और उसमें आकर, एक बंदा आया और उसने यूज की और दूसरे पेज पर चला गया। अब जो पहले पेज पर आया वो उसका सेशन क्रिएट हो गया आते ही, एक सेशन क्रिएट हुआ तो सेशन तो रहेगा। सेशन तो बहुत देर तक रहता है, बताऊंगा कितनी देर तक रहता है। जैसे ही उसने लिंक पे क्लिक किया तो पेज चेंज हो गया।
इसी तरह वो मूव करता जा रहा है एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। तो गूगल के पास एक ही पेज खुला हुआ आ रहा है, तो हर पेज का थोड़ा थोड़ा टाइम बनता जा रहा है। लेकिन जब हमने उसको ब्लैंक लगा दिया, हर लिंक को, हर हाइपर लिंक को ब्लैंक लगा दिया, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ टैब्स खुलने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल को तो लग रहा है कि सारे पेजेस विजिट हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, और काफी देर से खुला हुआ है। तो ये टेक्निकल तरीके से हम गूगल को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर खड़े हैं, गए नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देखना है, ये वेब डेवलपर की साइंस नहीं है, ये हमारी साइंस है, ये हम डिसाइड करेंगे। इसलिए अगर जितने भी हाइपर लिंक्स लगे हो, लगे भी हो, और उनमें टारगेट सही तरीके से ना हुआ हो, भाई देखें, मेन्यू बार को नहीं ऐसा करेंगे, करेंगे मेन्यूज को तो नहीं करेंगे ना। मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे उसे आना चाहिए। बट हाइपर लिंक जो इंटरनली वेबसाइट के अंदर लगे हुए लिंक्स होंगे, उनके साथ हम ये बिहेवियर करने वाले हैं। एंकर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमने टारगेट यूज ही नहीं किया, तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ? टारगेट यूज, टारगेट एट्रीब्यूट है ना, टारगेट लिंक तो नहीं, वो तो नहीं है, कोई टैग तो नहीं है कि लिखेंगे नहीं तो चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा। हाँ, एट्रीब्यूट है, आपको पता है ना, एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे तो उसका बिहेवियर नहीं होगा सिर्फ, लेकिन टैग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हर टैग का कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी होता है। हर टैग का कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी होता है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब कि मैं उसका एट्रीब्यूट यूज ना करूं, तो फिर वो इन दोनों में से क्या करेगा? दो है ना एट्रीब्यूट्स, ब्लैंक एक्सप्रेशन है और पेरेंट एक्सप्रेशन है। तो फिर वो क्या करेगा? तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पेरेंट। इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि टारगेट तो लगा ही नहीं हुआ लिंक में, तो हर लिंक कहां पे खुलेगा? उसी पेज पर खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या हुआ? ये सबको समझ में आया? बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कि मैं मेंशन ही ना करूं। मैं क्या चीज मेंशन ना करूं, तो कोई ना कोई तो एटीट्यूड उसने लेना है ना। दो एटीट्यूड्स है ना उसके, क्लिक करने से या तो नए पेज पर जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं ये मेरा एट्रीब्यूट यूज नहीं करता, फिर क्या करेगा? फिर वो इन दोनों में से किसी एक को लेगा। किसको लेगा? जिसको उसने बाय डिफॉल्ट सेट किया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर टारगेट एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करते तो पेरेंट पर ही रहता है, तो एसईओ के पॉइंट से तो ठीक नहीं है। बट यहां पर ये बात याद रखनी है अच्छी तरह, मैं मेन्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं पेज के अंदर लगे हुए लिंक्स की बात कर रहा हूं। सिर्फ पेज के अंदर लिंक्स, लगे हुए लिंक्स की बात हो रही है, मेन्यू की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया भाई इसका बाय डिफॉल्ट भी। अब आपको बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी समझ में आ गया कि नहीं आया? बाय डिफॉल्ट बिहेवियर समझ में आ गया कि नहीं आया? बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज को, एक्सप्रेशन को यूज ना करें, तो उसका अपना एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या लेगा? तो हमने कहा भाई वो लेगा पेरेंट। ओके, यहां पर एक टर्म और समझ लेते हैं, आगे जाके उसको और डिटेल से समझेंगे कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। आपको पता लग ही गया होगा कि हम इंटेंशनली अपनी वेबसाइट का इंगेजमेंट टाइम ज्यादा शो करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गूगल का ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है आपकी वेबसाइट को पॉपुलेट करने का, कि भाई लोगों के लिए कितनी अच्छी वेबसाइट है ये, लोग आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम गुजारते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको वो मेजर करता है दो मुख्तलिफ तरीकों से। एक को बोलते हैं हम एंगेजमेंट टाइम। मतलब क्या हुआ, कोई आपकी वेबसाइट पर आया तो कितनी देर आपकी वेबसाइट पर रहा, इट इज कॉल्ड एंगेजमेंट टाइम। इसी का एक और दूसरे तरीके से भी हम इस बात को करते हैं, एंड दैट इज बाउंस रेट। कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आया और कितनी देर में बाउंस हुआ। एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? मैंने कहा एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी देर इंगेज रहता है, मतलब बाहर नहीं जाता। दूसरे में मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बंदा कितनी देर में बाहर चला जाता है। तो भाई बात तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन इसको दो टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर इंगेजमेंट और बाउंस रेट। इंगेजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई आपकी वेबसाइट पर आए तो कितनी देर उसे रुकना चाहिए, भाई कम से कम उसे कोई 50 से 60 सेकंड्स के लिए तो आपकी वेबसाइट पे रहना है, तभी इसका मतलब है ना वो इंगेज हो रहा है। तो अगर आते ही 5 सेकंड में चला जाएगा तो उसने क्या किया भाई, कंटेंट इतना लिखा हुआ था, वो तो कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाया, इसका मतलब उसे अच्छी नहीं लगी आपकी वेबसाइट। ठीक है, बाउंस कर गया। अब हमने कहा वो बाउंस तो कर गया, बड़ी क्विकली बाउंस कर गया, तो एंगेजमेंट टाइम ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हो गया। मतलब बाउंस रेट बढ़ा तो इंगेजमेंट कम हो गई, इंगेजमेंट बढ़ा तो बाउंस रेट कम हो गया।
हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? एंगेजमेंट, बाउंस रेट नहीं। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट का एक और टेक्निकल सिग्नल भी होता है, और वो होता है उसका बाउंस रेट। गूगल इसको मेजर करता है बिटवीन 0 to 100, और गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 40 से ऊपर नहीं, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए ना, होने का तो मतलब है बढ़ाते जा रहे हैं भाई। 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाउंस रेट जो होता है, वो आप बाउंस रेट या एंगेजमेंट टाइम जो होता है, वो हमेशा पूरी वेबसाइट का होता है, एक पेज का नहीं होता। यानी क्या हुआ, एक पेज पर आया, उधर से मूव करके दूसरे पर चला गया, दूसरे से तीसरे पर चला गया, कितनी देर गुजारता है? आप ही की वेबसाइट पर है। तो ये दोनों चीजें इस तरह कैलकुलेट होंगी, सिर्फ एक पेज का नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस की वर्थ एक जैसी तो है नहीं है। मतलब जो होम पेज है वो सबसे वर्थी है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फिर जब आप अपने सर्विसेज के पेज पर जाते हैं, वो भी वर्थफुल है। हर किसी को अबाउट अस जानने में कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेजेस ऐसे भी बने होंगे जो उनको रिलेट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर तो बाउंस रेट ज्यादा हो कम हो, एक जैसा बाउंस रेट पूरी वेबसाइट पे नहीं होगा। बट जब वो बाउंस रेट निकालेगा, तो वो हर पेज के बाउंस रेट को कैलकुलेट करके एवरेज जो निकलेगी वो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट होगा। और ये 40 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर है, गूगल इस नंबर को खुद कैलकुलेट कर रहा होता है, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि हम कितनी अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं, कि लोग इसमें कितने अच्छे तरीके से इंगेज होते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं। चले जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस एट्रीब्यूट के ऊपर जोर क्यों दिया है। समझ में आया ना? एक्चुअली हम बाउंस रेट और इंगेजमेंट को यहां से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अगला एट्रीब्यूट, इसके मतलब भी आप जानते ही हैं पहले से ही ना। फिर मैं बता रहा हूं, स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो टाइटल काम नहीं करेगा। ठीक है? तो जितना मर्जी जोर लगा लें, टाइटल के स्पेलिंग टाइटल की तरह के ही होने चाहिए। जी, टाइटल को भी जानते हैं। मैं क्या टाइटल को भी पहले से जानते हैं? ठीक है। तो यहां पर टाइटल जो आएगा वो बिल्कुल वैसा ही टाइटल होगा जैसा इमेज पर आता था। उसमें क्या होता था, जब आप इमेज के ऊपर माउस रखते थे तो हम कीवर्ड ले आते थे। यहां पर भी जो टाइटल लिखेंगे, तो ये हाइपर लिंक के ऊपर नजर आएगा। अभी तक हमने हाइपर लिंक वाला टेक्स्ट देखा ही नहीं है कि वो टेक्स्ट कौन सा है। मैंने कहीं नहीं बताया कि ये टेक्स्ट है जो हाइपर लिंक के तौर पर शो होगा, नहीं बताया ना। अभी तक हमने हाइपर लिंक वाला टेक्स्ट नहीं बताया, लेकिन यहां पर जो मैसेज आएगा वो हाइपर लिंक टेक्स्ट के ऊपर आएगा। भैया, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपको हाइपरलिंक्स नजर आते हैं ना? कैसे पता लगता है ये हाइपरलिंक है? पता कैसे लगता है ये हाइपरलिंक है? नहीं, लिंक पे क्लिक करके तो लिंक फॉलो करते हैं, पता कैसे लगता है कि ये हाइपरलिंक है? उस पे क्या लिखा होता है? उसके ऊपर हाइपरलिंक ही लिखा हुआ आ जाता है। वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया। हाईलाइट भी हुआ होता है। भाई, हैंड सा नहीं बना हुआ आ रहा होता है? माउस रखें तो पता लग जाता है। सिंपल एडिट वाला टेक्स्ट होता है, एकदम हैंड बना हुआ आ जाता है, तो यहां से पता लगता है कि ये क्या है, हाइपरलिंक है। दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपरलिंक टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को हम बोल रहे हैं वो हाइपरलिंक टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को हम बोल रहे हैं कि वो हाइपरलिंक टेक्स्ट है। भाई, किसी वेबसाइट को खोल के दिखाऊं कि कुछ याददाश्त आई है आपकी, कि जब आप लोग वेबसाइट यूज करते हैं तो कैसे होता है? किस वेबसाइट पे हाइपरलिंक्स होंगे? विकीपीडिया पर ही होंगे सबसे ज्यादा हाइपरलिंक्स, है ना? मैं क्या, सबसे ज्यादा हाइपरलिंक्स तो विकीपीडिया पे ही होंगे ना? तो हम इस पे क्लिक करें। ये पता लगे ये हाइपरलिंक है। ये वाला हैंड बना हुआ आ रहा है, फिंगर से की हुई है इस लिंक के ऊपर। यहां पर क्या है? ये क्या है? यहां तो नहीं है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है जिसके ऊपर ये हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है, इट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। अभी तक हमने ये बताया ही नहीं। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, हमने सब कुछ बता दिया, एंकर टेक्स्ट नहीं बताया। हाइपरलिंक बनेगा? बन ही नहीं सकता। भाई, हाइपरलिंक आपके मेन्यू बार से कैसे बना होता है? होम का बटन, अबाउट अस लिखा होता है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोचें किसी ने अबाउट अस नहीं लिखा, आपको मेन्यू नजर आएगा? जब नजर ही नहीं आएगा, उसे फॉलो कैसे करेंगे? तो ये जो अबाउट अस है, दैट इज लिंक टेक्स्ट। वो अभी तक नहीं हमने बताया। मैं क्या, अभी तक टेक्स्ट नहीं बताया, अभी हमने ये बताया कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे। वो हमने, इसका मतलब क्या, वो एंकर के अंदर नहीं बताना, ये बताना चाह रहा हूं।
वो वाला जो टेक्स्ट है, जो क्लिकेबल टेक्स्ट है, वो टैग के अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। आइए अब जरा वापिस इधर। ये तो एग्जाम्पल हुई है, वेरी गुड। इसकी नहीं बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, उसको फिर बाद में इसको देखते हैं। हो गया? मैं क्या कंप्लीट हो गया? अच्छा, यहां पर भी एक और एट्रीब्यूट भी है जिसके मुतालिक आप पहले से जानते हैं। आरियल रिलेशन, इसको सिर्फ समझना है, इसकी फिलहाल हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसको समझना है ये है क्या चीज। आरियल स्टैंड्स फॉर रिलेशन, पहले से ही जानते हैं। हाइपरलिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डू फॉलो, और एक को हम बोलते हैं नो फॉलो। पहले तो क्लियर कर लें कि चाहे तो डू फॉलो हो चाहे नो फॉलो हो, क्लिकेबल दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डू फॉलो क्लिकेबल है तो दूसरा क्लिकेबल भी नहीं है। भाई हाइपरलिंक का मतलब ही क्लिकेबल होना है, मतलब कोई भी हाइपरलिंक होगा वो क्लिकेबल भी होगा। तो अब ये डू फॉलो और नो फॉलो क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था ना इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक को हमने एक और नाम भी दिया था भला, जालिम क्या कर दिया यार, ओ ना करो यार। इंटरनल लिंक, फिर वो सारा मेरा वो जो मैंने जलसा किया इतनी देर पहले, फिर वहीं पे बात आके रुक गई है। हाँ, किसी ने क्या 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 बताया? बैक लिंक भी उसे बोलते थे। हाँ, मैंने कहा उसकी इनबाउंड लिंक को बैक लिंक भी बोलते थे कि भाई किसी दूसरी की वेबसाइट पे आपका लिंक लगा हुआ है। अब ये समझते क्यों लगा हुआ है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है? भाई आपकी वेबसाइट तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट की तो अथॉरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे हम कहेंगे भाई कोई नया पिज्जा वाला बड़ी अच्छी कंपनी आ जाती है, पिज्जा रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन उसकी अथॉरिटी पिज्जा हट जैसी या दूसरी कंपनी जैसी तो नहीं होगी, टाइम लगेगा ना उसे अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने में। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं होती, तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं? बैकलिंक्स का। उन वेबसाइट्स का जिनकी अथॉरिटीज अच्छी होती है, और वहां पे जाकर हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगाते हैं। ठीक है, ये बैकलिंक का टॉपिक है, डिटेल से बाद में आएगा। हाँ, जब नहीं इजाजत नहीं लेनी पड़ती, उन्हीं से करवाना पड़ता है। ठीक है, कि किसी की वेबसाइट में जाकर फिर तो आप बिल्कुल सेफ ही नहीं है ना भाई, कि कोई भी बंदा, आप रात को सोए हैं तो सुबह उठे तो पता लगा भाई धड़ाधड़ बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई ना। वो ही लगाएगा, आप तो नहीं लगाएंगे ना। ये बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने बताया ये होता क्या है। ये बैकलिंक है, इसका मतलब जो किसी दूसरे की वेबसाइट पे लिंक लगा हुआ है और उसे क्लिक करके कोई आपकी वेबसाइट पर आ जाता है, ये बैकलिंक है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि भाई उसने जो लिंक दिया हमें, वो दिया डू फॉलो। आया तो वेबसाइट पर, डू फॉलो ने मुझे क्या दिया? मैंने तो कहा ना डू फॉलो और नो फॉलो एक जैसे हैं। डू फॉलो और नो फॉलो एक जैसे हैं, मतलब दोनों ही लिंक्स है। ऐसा नहीं है कि एक लिंक नहीं है। अगर उसने नो फॉलो दिया होता और कोई क्लिक करता फिर भी मेरी वेबसाइट पर ही आता, तो फिर डू फॉलो और नो फॉलो का क्या मतलब है? डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मार्केटिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहते हैं पीक सॉल्यूशंस वाले ने सड़क के ऊपर बैनर लगाए, यहाँ बैनर लगाया। उसके बाद पीक सॉल्यूशन वालों ने पिज्जा हट के रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, बैठते हैं वहां जाकर, वो टीवी लगा होता है उनके पास, है ना, टीवी के ऊपर पीक सॉल्यूशन का ऐड चल रहा है। जी, अब मुझे बताएं, ज्यादा रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग कौन सी होगी? पीक सॉल्यूशन, सड़क वाली। सलाम ही करने को दिल कह रहा है, वो मुझे फौजियों की तरह सलाम करना नहीं आता, नहीं तो शहर में उस तरह सलूट मारता आपको यार। मतलब सड़क के ऊपर लगी हुई चीज की अथॉरिटी ज्यादा अच्छी हो सकती है कि किसी ब्रांड के अंदर लगी हुई चीज की अथॉरिटी ज्यादा अच्छी है? ब्रांड है, पिज्जा ब्रांड ही है मेरा ख्याल है। कोई बुरे पिज्जे तो नहीं खाए आपने दो चार उधर से? हाँ? चाहे सड़क से ज्यादा अच्छा पिज्जा खाया हो, उधर से बुरे खाए हो। तो इसका मतलब क्या है, जब ब्रांड में मार्केटिंग कर रहे होंगे तो उसकी अथॉरिटी अच्छी होगी ना। क्यों होगी? भाई उसकी अपनी अथॉरिटी है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को कैश कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस को ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बैकलिंक है, इट इज बैकलिंक। जहां जाकर आपने बैकलिंक लगवाया उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी थी। जैसे फेसबुक है भाई, सबको पता है ना उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है। तो वहां पर जाकर आपने जब पोस्ट लगाई और वो आ गई आपके पेज पर, तो बैकलिंक है ना। बैकलिंक है। बैकलिंक तो था ही, साथ में आपको अथॉरिटी भी मिली उसकी। अथॉरिटी क्या मिली? उस प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट भी मिला। जब उस प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट मिला तो गूगल ने कहीं चुपके से आपका ट्रस्ट भी हल्का सा इंक्रीज कर दिया। ये ऐसे नहीं है कि भाई 4 दिनों में आप फेसबुक की जगह पे पहुंच जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नॉमिनल इंक्रीज आती जाएगी। सो जो वेबसाइट्स आपको अपना ट्रस्ट देते हैं वो आपको डू फॉलो देते हैं। अब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ट्रस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए,
इसको टेक्निकली कॉल करते हैं लिंक जूस। हाँ जी, ये नहीं है कि पिज्जा हट में है तो जूस आ गया बीच में। इस अथॉरिटी को लिंक जूस बोलते हैं। इस अथॉरिटी का नाम क्या है? यानी अगर कोई बंदा आपको अपना ट्रस्ट दे रहा है, दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड लिंक जूस। यानी उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी आपको दी। टेक्निकली हम बोल रहे हैं कि उसने हमें लिंक जूस दिया। और जिस वेबसाइट ने आपको नो फॉलो का लिंक दिया, इसका मतलब है उसने आपको लिंक जूस नहीं दिया, लेकिन लिंक फिर भी मिला। क्लिक करने से वो वहां से भी हमारी वेबसाइट पर ही आ रहे हैं, मगर उसकी अथॉरिटी, उसने आपको अथॉरिटी अलाउ नहीं की है। ये कैसे कंट्रोल होता है? ये आरईएल के एट्रीब्यूट से कंट्रोल होता है। अगर आप आरईएल में लिखेंगे डू फॉलो लाइक दिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डू फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी मिली कि नहीं मिली? सिंपल सी बात है यार, ये तो बड़ा सादा सा वर्ड है ना। और अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं नो फॉलो, अब बताएं अथॉरिटी मिली कि नहीं मिली? अब अथॉरिटी नहीं मिली तो क्या लिंक मिला कि नहीं मिला? हाइपर लिंक दोनों सूरतों में मिलना है। अथॉरिटी सिर्फ डू फॉलो में मिलनी है। बाय डिफॉल्ट रिलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो डू फॉलो होता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल फिर मैं ये कहता हूं कि कोई इस एट्रीब्यूट को भी यूज नहीं करता, ठीक है, तो फिर बिहेवियर क्या होगा? डू फॉलो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आरईएल अपने लिंक में इस्तेमाल ही ना करे तो समझ लें कि लिंक जूस मिल रहा है। जो लिंक जूस नहीं दे रहा होगा एंकर, इसका मतलब होगा कि वो इंटेंशनली टाइप करेगा नो फॉलो आरईएल के अंदर, तो ही ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल 100% ये बैक लिंकिंग का टॉपिक है, बट क्योंकि ये एंकर के साथ अटैच है इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया। तो अभी के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे, आपको पता लग ही गया होगा। अभी तो हम इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना कि डू फॉलो करना है कि नो फॉलो करना है, लिंक जूस आया कि लिंक जूस नहीं आया, ये तो नहीं देख पाएंगे ना। लेकिन आपने जब किसी को देखना होगा कहीं पर आपने बैक लिंक लगवाया, उधर जो हाइपर लिंक लगा हुआ है जहां पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, उसमें रिलेशन में क्या लिखा हुआ है? डू फॉलो लिखा हुआ है, नो फॉलो लिखा हुआ है, कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ? डू फॉलो लिखा हुआ है, लिंक जूस मिल रहा है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिंक जूस फिर भी मिल रहा है। नो फॉलो लिखा हुआ है, लिंक जूस नहीं मिल रहा। ठीक हो गया? लें जी, यहां पर आकर ये टैग खत्म हुआ भाई, इसको मैंने क्लोज भी कर दिया है। सबको पता है ना इस लेस देन का और इस ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है ना? किसी भी टैग को शुरू किया है और किसी भी टैग को बंद कर दिया है। अभी पूरा टैग क्लोजर नीचे आना है। अब ये टैग जैसे ही बंद हुआ तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा टैग से बाहर, देख रहे हैं जी? टैग से ही बंद नहीं किया। हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मिक्स नहीं करना इस टॉपिक को। मैं क्या, टैग को क्लोज नहीं किया, टैग ऊपर से शुरू जो किया था उसको तो बंद किया, अभी क्लोजर नहीं आया इसका। वो पेयर नहीं, पेयरिंग तो नहीं की अभी। ठीक है? ये क्लोज करने का मतलब है कि जब आप टैग लिखना शुरू करते हैं तो उसको लेस देन से लिखते हैं, और जब आपका टैग खत्म हो जाता है, इनपुट खत्म हो जाती है, तो आप उसको ग्रेटर देन लगा देते हैं। लेकिन अभी आपने पेयरिंग नहीं की है कि ये सिंगुलर है कि ये पेयर है, वो वाली पेयरिंग नहीं की, वो भी हमने करनी है। अभी हम देखेंगे, वो समझ के करेंगे ना कि कौन से वाला है पहले तो। अच्छा, अब आगे मैंने लिख दिया क्लिकेबल टैक्स, जो कि टैग से बिल्कुल बाहर आ रहा है। ये क्लिकेबल टैक्स वही है जो अभी मैंने आपको विकीपीडिया का दिखाया है। अब अगर सब कुछ ठीक है, ऊपर वेबसाइट भी है, सब कुछ है, मगर यहां कुछ भी नहीं है, और साथ मैंने एंड कर दिया इसकी पेयरिंग की और स्लैश ये लगा दिया, तो कोई बंदा मेरे लिंक पे मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि क्लिक करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये क्लिकेबल एलिमेंट है, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब इधर आए और फिर इस टैग को बंद कर दिया लाइक दिस। हाँ, अब ये टैग पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। ये जो बीच वाला टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है क्लिकेबल टेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस ये आप लिखते नहीं है, या ये आप अंदर ही लिख देते हैं यहां इस जगह पे, ये ठीक है कि गलत है? मैं क्या, आप यहीं पर लिख दें क्लिकेबल टेक्स्ट जो है, रॉन्ग है कि ठीक है? ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, एरर आ जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि क्या हो गया भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है, एंकर लग ही नहीं रहा हमसे। तो ये कहां पे आएगा?
टैग को मुकम्मल करने के बाद नीचे टेक्स्ट आएगा और फिर आप पेयर बनाएंगे कि ये सिंगुलर था कि ये पेयर था। मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ रही होगी कि ये सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं क्लिक हेयर। तो अगर हम पूरी वेबसाइट को ही क्लिक हेयर कर देंगे तो वो सारी की सारी हाइपरलिंक बन जाएगी। तो पेयरिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने हेडिंग स्टाइल की पेयरिंग की थी, वैसे ही इसकी पेयरिंग करनी भी जरूरी है। जी समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? अब जरा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। भाई ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा ना हो ये लिखें और वहां पर सेव एज एचटीएमएल करके कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये क्या चल रहा है। ये सिंटेक्स बताया मैंने आपको, डेमो डेमो नहीं किया मैंने, अभी आपको सिर्फ सिंटेक्स बताया। अब डेमो करने के लिए हम दूसरी फाइल में जाते हैं, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन वाली जो फाइल है उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि पहले ये देख लेते हैं ताकि आपको इसकी एग्जाम्पल समझ में आ जाए। ये डेमोन्स्ट्रेशन वाली फाइल है। सिर्फ ये रखिए, जो मैंने क्लिकेबल टेक्स्ट है ये मैं आपसे चेंज करवाता हूँ ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए विद कॉन्टेक्स्ट। अब इसको पढ़ लें जरा और फिर इसको उधर जाकर देखते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल की समझ में आ रही है? यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं भाई, इसको रिमूव करें जरा, ठीक करते हैं इसको जरा। ठीक हो गया? चलो भाई, दो दो दफा क्यों आ रहे हो जी? टाइटल इक्वल्स टू कीवर्ड। वेबसाइट कौन सी खोल रहा हूं मैं, देखें, जियो टीवी। तो मैं कहता हूं भाई इसका कीवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, सही बना लिया हमने। लो जी, मैंने कहा जी भाई सपोज कर लिया कि हमारा ये कीवर्ड है बेस्ट न्यूज चैनल। अच्छा, अब रिलेशन तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, क्या ख्याल है, इसे मिटा दूं? अगर होगा तो लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, लिख तो भाई डू फॉलो तो बाई डिफॉल्ट है, लिखने की क्या जरूरत है? मैं कह डू फॉलो तो बाई डिफॉल्ट है। जो चीज ऑलरेडी, हाँ, जब हमें नो फॉलो देना होगा तब मेंशन करना है। जब आपने डू फॉलो देना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसका बाई डिफॉल्ट है, वही है। बट यहां पर अगर टारगेट नहीं देंगे तो उसका बाई डिफॉल्ट एक्सप्रेशन ब्लैंक नहीं है, पेरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ वो एसईओ के पॉइंट्स हम सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए टारगेट हमें लाजमी देना है। तो मैं डू फॉलो वाले को रिमूव कर दूं फिलहाल? चलिए जिसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये एग्जाम्पल हो रही है अब इस वक्त, इस वक्त मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं। कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? क्लिकेबल टेक्स्ट मिसिंग है। चलें, क्लिकेबल टेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है। शरारत करते हैं अभी थोड़ी सी, है ना? जिससे मेरा दिल करे मैं उससे पूछूंगा ना क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे आएगा। सही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ है आप बताएं। इसके नीचे थी, सिंपल कोई बात नहीं, मुझे बता दें किधर आएगा। टाइटल के नीचे, यानी कि टाइटल वाली लाइन और स्लैश ए वाली लाइन इसके बीच में आएगा। आप ये कहना चाह रही हैं? आप मैं जो आप कहना चाह रही हूँ वो मैंने नहीं बताया कि अब ये कहना, इस जगह पर आएगा, यानी जहां पर चैनल लिखा हुआ है खत्म कर रहा हूँ, ये बाहर आएगा। ये है, हाँ जी, आप बताएं। बड़ी मुश्किल है, टाइटल की लाइन के नीचे आएगा, क्या होगा दोबारा? ठीक है बेटा, हाँ जी, ठीक है, सही है। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है, कहाँ आएगा? हाँ? नीचे आएगा, ओके। आप सब लोग ये कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ आएगा, ओके। क्या ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या आना चाहिए? मैं क्या, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या आना चाहिए? अब मैं अगर खुद से बनाऊं क्लिकेबल, देखिए मैंने बनाने हैं भाई, क्लाइंट्स ने नहीं बनाने, ना ही तो वेब डेवलपर ने बनाना है, ना ही क्लाइंट ने बनाना है कि भाई क्लिकेबल टैग, ये नहीं उससे पूछना है भाई यहाँ पे क्या लिखो। ये तो आप ही ने डिसाइड करना है ना, एसईओ तो आपने डिसाइड करना है। अब आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पर मुझे क्लिकेबल टेक्स्ट क्या लिखना चाहिए भला, सजेस्ट करें। जियो न्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट न्यूज चैनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज भी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना जिससे कि जब ये पूरी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होगा
तो कोई बंदा देखेगा कभी ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, उस पर क्लिक करके देख लेता हूँ। ठीक है, चलो जी हम कर लेते हैं। चलो, बन गया। चलिए एक काम करते हैं, अब बन नहीं गया तो इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर आप लोगों को ये याद नहीं होंगे, दो तो एट्रीब्यूट्स हैं यार इसके। एचरेफ है एक, हम्म, टारगेट है, टाइटल है, बस तीन ही है ना। दो तीन एट्रीब्यूट्स हैं, वैसे तो चार है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए तो दो तीन ही है ना। तो अगर आप चैटबॉट से एट्रीब्यूट देखेंगे तो गलत है ना, फिर हमने इतना लंबा जलसा इसीलिए किया है कि ये हमारे दिमाग में चले जाए। हम्म, एचरेफ, टारगेट और टाइटल। ठीक है, हाँ इस तरह याद होने चाहिए। चलें जी, इसको मैं ना अभी एक एग्जांपल में डेमो में ले जाता हूँ, और वहां जाकर इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ वैसे बना भी होगा पहले से भी, क्योंकि इस क्लास में एग्जाम्पल हुई होगी। अच्छा ये स्टूडेंट का काम आ गया हुआ है, ओके कोई बात नहीं। ये सेकंड फाइल पे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसी को खोल लेते हैं। देखते रहिएगा, मुझे बताइएगा यहाँ लगा हुआ है कहीं कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ भाई, कहीं ये लगा हुआ है। ठीक है, वही है सब कुछ। यहाँ पर जियो टीवी लिखा हुआ है, कोई बात, वही कह रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये डिसाइड हम करेंगे पूरी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में हमने उनके कौन से कीवर्ड्स बनाए हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं उनका जो कंटेंट है, उसकी इंटेंट क्या है लोगों की, उसके मुताबिक हम लोग क्लिकेबल टेक्स्ट डिजाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। एनीवेज आ गया क्लिकेबल टेक्स्ट, आ गया। इस फाइल को चलाकर देख लेते हैं। हाँ जी, नेट सबका चल रहा है ना मोबाइल पर। आज मैंने क्विज भी लेना है, पहला क्विज। भाई जो कुछ पढ़ लिया हुआ है, क्विज का वर्ड समझ के ना परेशान ना हो जाएगा ना, वही जो हमने डिस्कस किया उसी का ही पूछना है भाई। ठीक है, टोटल मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, बट पहले वाले में हमने 10 रखे हुए हैं। इसके बाद जो कल लूंगा उसमें 20 होंगे, फिर जो अगले दिन लूंगा उसके भी 20 होंगे। ये तीनों के तीनों HTML वाले क्विज हैं। मतलब इसमें जो हमने HTML में सीखा सिर्फ वही चीजें होंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो इंटरनेट, जितनी देर में मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं उतनी देर में आप लोग अपने इंटरनेट्स को रेडी कर लें मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर आपने क्विज को सॉल्व करना है। वहां पर आपका जीमेल कनेक्टेड ही होता है, हर किसी का मोबाइल पे जीमेल कनेक्ट होता है। तो आपने अपने जीमेल से क्विज को सॉल्व करना है। चलें जी, अब जरा प्रैक्टिस देख लें उतनी देर में। आप लोग जिनको, अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, पहले तो मैंने ये कहा था कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हर किसी के पास अपना इंटरनेट जरूर होना चाहिए। कोई ऐसा छोटा सा पैकेज करा ले जिसमें ये जो आपका सेशन होता है 8 से 12 बजे वाला, इतनी देर के लिए आपके पास इंटरनेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आपसे इतने सालों से मैं एक वक्त में क्विज कराऊं और कॉलेज के नेट से आप मोबाइल पे कनेक्ट हो सके। सही, ये रियलिस्टिक प्रैक्टिस हो नहीं सकती है ये। तो इस काम करने के लिए ये मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में क्विज हो जाना। भाई 10 तो ऑप्शन है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तो कोई शेयर कर ले, बट रियल अच्छी प्रैक्टिस ये है, अच्छा माइंडसेट ये है, प्रोफेशनल थॉट्स तो ये हैं कि आपके पास होना चाहिए खुद से। ठीक है, चलें जी आगे। जियो टीवी का हाइपरलिंक आ गया, उसके ऊपर माउस ओवर भी आ गया। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? ओ भाई, हाँ ये सही बोले, इधर से आवाज आई है। ये टाइटल का एट्रीब्यूट है। ठीक है, और इस पूरे हाइपरलिंक में क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा है? जियो टीवी इसका क्लिकेबल टेक्स्ट है। फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ वो क्लिकेबल टेक्स्ट मैं रिमूव कर दूं वहां से, तो क्या ये हाइपर लिंक विजिबल होगा? नहीं होगा। मतलब इस हाइपर लिंक को विजिबल करने के लिए आपको क्लिकेबल टेक्स्ट की जरूरत है। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जब उसका मेन्यू देख रहे होते हैं, तो ऑल मेन्यू आइटम्स आर क्लिकेबल टेक्स्ट। वो जितने भी मेन्यू आइटम्स होते हैं वो सारे ही क्लिकेबल टेक्स्ट हैं। सो विद इन वेबसाइट जो भी आपने एंकर्स क्रिएट करने होंगे, सबका क्लिकेबल टेक्स्ट लाजमी लिखना है। और क्लिकेबल टेक्स्ट हमेशा स्टार्टिंग टैग के क्लोज होने के बाद और एंडिंग टैग्स के बीच में आता है, दरमियान में आता है, बाहर आता है, किसी भी टैग के अंदर नहीं आता।
दोनों टैग्स के अंदर नहीं आता बल्कि बाहर वाले हिस्से में आता है। चलिए ये तो हो गया जी। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब आप लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पे शायद मैंने कोई एक वेबसाइट भी शेयर की हुई है। हम्म। चैनल देखो जरा। व्हाट्सएप चैनल। प्रैक्टिस वेबसाइट। हम्म। प्रैक्टिस वेबसाइट। गुड हो गया, प्रैक्टिस वेबसाइट के नाम से। मैंने ही शक्ल पकड़ पकड़ के दिखानी कि भाई ये वाली है, सब मेरा ख्याल है खुद देख ले। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बता दिया है। किस डेट का मैसेज है भाई? किस डेट का मैसेज है? मंडे। मंडे। मंडे का ये मैसेज है। अब जरा स्क्रीन देखनी है आपने। मैं क्या करने लगा हूं, एक एग्जाम्पल दिखाने लगा हूं। इसको कुछ आपने भी घर से करके आना है। अब हमारा अगला टास्क ये है कि जो वेबसाइट है, आप सब लोगों ने, क्योंकि हमने सारी एचटीएमएल को अंडरस्टैंड कर लिया, सो इस वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें हमने समझी हैं उन सारी चीजों को चेंज करके आपने इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लेना है। ये लोकल वेबसाइट के तौर पर होगी जो कि आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी। ठीक है। हम्म, ये कुछ ऐसा सीन होगा। सबसे पहले तो ये ड्राइव का लिंक है। मैंने कहा सबसे पहले ये ड्राइव का लिंक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो इसको, ये कैसे फॉर्मेट आएगा जब आप सेव करोगे तो जिप में आएगी। ये जिप फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगी जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इसको डाउनलोड करोगे। ड्राइव से डाउनलोड होगी। अब आपने इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको अनजिप करना है। फिर मैं जो बात बता रहा हूं वो नहीं करनी। डोंट यूज विंडोज एक्सट्रैक्टर। विंडोज के अंदर बिल्ट इन एक्सट्रैक्टर होता है। ये किसी भी जिप फाइल को क्लिक करते जाओ खुलता जाता है। बट उसके अंदर बग ये होता है कि वो एक क्लिक से पूरी की पूरी फोल्डर को अनजिप नहीं करता, बल्कि जिसको आप विजिट करते हैं सिर्फ उसी को अनजिप करता है। तो इसका मतलब एक वेबसाइट में तो बहुत सारे सब फोल्डर्स भी होते हैं, तो सारे के सारे तो अनजिप नहीं होंगे। जब सारे अनजिप नहीं होंगे तो मतलब आपकी वेबसाइट एग्जीक्यूट भी नहीं होगी सही तरह। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे अनजिपर की जरूरत है। विनरार मेरा ख्याल है नाम सुना होगा आपने। क्या? विनजिप। ये दोनों ही पेड होते हैं, यानी इनके लाइसेंस लेने पड़ते हैं ना। जिप टेक्नोलॉजी का एक और हमारे पास एप्लीकेशन है, दैट इज 7-Zip। आप लोगों ने 7-Zip को अपने कंप्यूटर पे पहले इंस्टॉल कर लेना। ये भी फ्री है, जैसे आपने नोटपैड प्लस प्लस किया था। डाउनलोड 7-Zip। इंस्टॉलर आएगा, क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह करने से हम 7-Zip को इंस्टॉल कर लेंगे। जब आपके पास 7-Zip इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करके 7-Zip में जाकर इसको अनजिप कर लेना है। कैसे करना है ये मैं प्रोसेस बताने लगा हूं। सपोज किया हमने, ये आपके पास पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर आ गया, ऐसे ही है, आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने, वही बात कर रहा हूं, फाइल मैनेजमेंट अच्छी सी करें। और जहां रखकर आप ये सारा काम करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं भाई, मैं भी आप ही की तरह का एक स्टूडेंट हूं, तो मैं यहां आया, अपनी किसी खास ड्राइव में आया, और यहां पर आकर आपने सबसे पहले अपना फोल्डर बना लेना है, जैसे प्रीवियसली प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस फोल्डर में आपने इस जिप फाइल को रख लेना है। अब मैं वापस वहां गया, तो अभी भी ये मेरे पास उसी स्टेटस में आ रही है, ऐसे ही है। अब आपको सबको पता लग जाएगा भाई इसे आपने कहां पे सेव किया है। खुद ही फोल्डर बनाया है ना। जब आपने खुद फोल्डर बनाया तो इसका मतलब उसी फोल्डर में रखा होगा जो बनाया हुआ है। मतलब नेक्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए आपको जगह का पता लग गया भाई कहाँ पड़ा हुआ है। मुझसे नहीं पूछना, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपको पता होना चाहिए कहाँ रखा है आपने। अब आपने आगे क्या करना है? 7-Zip आपके पास आ चुका हुआ है, आपने इस पे राइट क्लिक करना है। किया हमने। शो मोर पे गया हूं मैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है?
7-zip, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टर। बस इतनी सी बात है। ये एसईओ की कमांड नहीं प्ले कर रहा मैं, ये विंडो की कमांड प्ले कर रहा हूं। हाँ, ये देखिए, हो गया डाउनलोड। आपको येलो कलर का एक फोल्डर नजर आ गया। ये पूरी की पूरी वेबसाइट है जिसपे आपको काम करना है। पहले हम लोग एक एक टैग को पिक करके काम कर रहे थे, अब इस पूरी वेबसाइट को आपने मॉडिफाई करना है और अपने लिए वेबसाइट बना लेना है। ठीक हो गया? ये देखें पूरी वेबसाइट आ गई। अब देखिए इतने सारे फोल्डर्स थे, अगर मैं विंडो का एक्सट्रैक्टर यूज करता तो उसने सारों को एक्सट्रैक्ट नहीं था करना। तो इमेजेस के अंदर जो तस्वीरें पड़ी हुई थी वो तो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिप फॉर्मेट में पड़ी हैं। तो इसलिए आपको एक एक्सट्रैक्टर की जरूरत है। अब पहले तो हम सिंपल एचटीएमएल की फाइलों की बात कर रहे थे, अब किसकी बात हो रही है, पूरी वेबसाइट की बात हो रही है। तो भाई किसी भी वेबसाइट का होम पेज जो होता है वो कहां पे होता है, इंडेक्स की फाइल में होता है। मैं इसे खोलता हूं। इस पे आज आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि आप इसमें से कहां कहां क्या क्या चेंज कर सकते हैं। भाई कुछ गलत होगा तो येलो फोल्डर को डिलीट कर दें और दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके फिर शुरू कर लें। ठीक है? वो जो जिप फाइल है उसको संभाल के रखिएगा अपने पास, ताकि कुछ मिस्टेक हो तो फिर आप इसे बार बार कर सकें। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये जो वेबसाइट आ गई है ये सारी आपकी अलग अलग हर स्टूडेंट की एक ऐसी वेबसाइट हो, ताकि जब हम एसईओ करें तो हम एसईओ को इसके ऊपर एक्सरसाइज करें। जब हम एसईओ करें तो इसके ऊपर हम एसईओ को एक्सरसाइज करें, कॉपी के ऊपर एक्सरसाइज ना करें। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हमें इस वेबसाइट का होम पेज अपने लिए बनाना है। किस टॉपिक पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मेरी तरफ से रिकमेंडेड टॉपिक क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एज ए डिजिटल मार्केटर होनी चाहिए, कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो उस तरह की एक वेबसाइट और कम से कम उसका होम पेज रेडी करें, ताकि हम एसईओ को इंप्लीमेंट कर सकें। ये तो काम हो गया आपके लिए, घर से करके आना है। इसको मैं थोड़ा सा कल बताऊंगा और हम अपने अगले फेज में दाखिल होंगे, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। यानी एक्चुअली हम एसईओ में मूव कर जाएंगे, जो उसका पहला टॉपिक होता है कि भाई कीवर्ड रिसर्च हमें कैसे करनी है। ठीक है? सो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि सब लोग वेबसाइट इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल हैं, ताकि जब हम एसईओ करें तो जो चेंजेस हम उस पर करें आप सब लोग वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? अब आप लोग अपना अपना मोबाइल के ऊपर इंटरनेट जरा एक्टिवेट कर लें, और फिर मैं शेयर करूंगा आप लोगों से टेस्ट। तो इसे पैरेलल आपकी अटेंडेंस होगी, साथ साथ नेट एक्टिवेट कर लो। ठीक है?